नारी शक्ति को नमस्कार। धन्यवाद मोदी सरकार। सियासत फिर एक बार सवाल वही बार बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 27 सालों से जो सपना अधूरा रह रहा था वो आखिरकार पूरा हुआ है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया है दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत हमारे साथ जो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे दांव पेच अभी भी बाकी है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी के मुद्दे को उठाया है और साथ ही ये भी पूछा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है, लेकिन इस बिल को पास करने के बाद लागू कराने में इतनी देरी क्यों? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दो सांसद हैं, अपराजिता सारंगी, सांसद लोकसभा की, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। सांसद जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुप्रिया श्रीने जुड़ रही है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुट्टे। महुआ माझी जी एक और सांसद हमारे साथ जुड़ रही हैं जेएमएम की तरफ से, और आप सीट पर भी बैठी थी जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। पूरे देश को गर्व है महिलाएं जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी ले रही हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं गीता भट्ट, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रही। आज दरअसल इस बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब इंतजार इस बात का है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये है कि ये लागू कब होगा। एक तो जनगणना, उसके बाद परिसीमन, और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। हालांकि 2029 की बात तो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के लिए, क्योंकि ये इंतजार कब खत्म होगा, सवाल तो यही है ना। आपने इतने दशकों तक जाति के आधार पर तो आरक्षण दे दिया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अब महिलाओं का आरक्षण आ रहा है तो उसमें भी जाति ढूंढी जा रही है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन नेताओं ने क्या कुछ कहा है पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरू। धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, श्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में जोरदार जश्न मना। श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, धन्यवाद। महिलाओं ने आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के पैर छूकर नारी शक्ति का वंदन किया और लगे हाथ विपक्ष को आईना दिखा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। लोकसभा में भी ज्यादातर पार्टियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन अब विपक्ष ने आरक्षण में आरक्षण का दांव चलना शुरू किया है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। साथ ही विपक्ष ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि बिल तो पास हुआ, कानून भी बनेगा, लागू कब होगा? हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है। और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। जरूर पहले करना था, कांग्रेस ने नहीं किया, उसको बहुमत था फिर भी नहीं किया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं सेंसस को। सेंसस में महिला का संख्या बढ़ेगा, क्योंकि अभी महिला का जन्म, महिला का संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमको न्याय मिलेगा। कांग्रेस के अलावा कई दूसरी पार्टियां भी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही हैं। हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो वो पार्टी रही जिसके एक सांसद है सुरेंद्र यादव, जिन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया था। ये वो लोग रहे जो महिला आरक्षण के घोर विरोधी रहे, जो ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ये महिला आरक्षण नहीं चाहते थे। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया था मनमोहन सिंह के समय में कि ये बिल पारित न हो सके। और आज ये लोग लंबी लंबी बात करें कि 50% लागू होना चाहिए। अरे पहले 33% को तो स्वीकार करो। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने महिला आरक्षण को इवेंट बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की इवेंट मानसिकता है। हर चीज को इवेंट बना दो, महिलाओं के आरक्षण को भी इवेंट बना दो, क्योंकि लागू तो करना नहीं है, तो इसलिए चुनावी इवेंट बना दो, लेकिन ये इवेंट उनको महंगा पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रत्येक सांसद का, जिसने इस बिल को पारित करने में समर्थन करा और मतदान करा। 27 बरस पुराना विघ्न महिला आरक्षण से आप लोगों ने हर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण पर बिल पास हो गया, जल्द ही कानून बन जाएगा, लेकिन सियासत जारी है। आज तक आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। अपराजिता जी, चूंकि आप रूलिंग पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सांसद है, पहला प्रश्न आप ही से है। 2 मुद्दों पर विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है। एक तो कि आपने ओबीसी का जो जाति का मुद्दा है उनको क्यों नहीं शामिल किया, जिस पर पहले भी ये बिल हमेशा लटकता रहा था, और दूसरा लागू कब होगा? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपके माध्यम से 140 करोड़ जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। हम सब का सामूहिक विजय है और हम सब का सामूहिक दायित्व था कि हम इस बिल को पास करते। आप सबको ज्ञात है कि लोकसभा में 454 सांसदों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने आगे आकर इसका समर्थन किया और राज्यसभा में 100% सांसदों ने समर्थन किया। यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। लागू कब होगा? जी मैं बता दूं, जहां तक विधायकों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सवाल है, पूरे देश में करीबन 1358 विधायक हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि करीबन 27% विधायक जो हैं ओबीसी हैं। और जहां तक लागू होने का सवाल है, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस हैव टू बी फॉलोड, और यहाँ सेंसस हमें कराना होगा। कोरोना की वजह से निश्चित तौर पर कहूंगी सेंसस होना था, हो नहीं पाया। और जहां तक परिसीमन का सवाल है, डिलिमिटेशन का सवाल है, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि 2001 में
84तम संशोधन हमारे संविधान में किया गया था, 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अनुसार कहीं भी 2026 तक विधानसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, न लोकसभा में न विधानसभाओं में सीट का परिवर्तन नहीं हो सकता, सीट की संख्या में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। 28 में लाएंगे, 29 में लाएंगे, 30 में लाएंगे, नहीं लाएंगे, परिसीमन का प्रश्न ही नहीं था। 2029 में निश्चित तौर पर हमारी सरकार लाएगी, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार मान के चल रहे हैं कि आप ही पहलू है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल जीतेंगे, आप ही लाएंगे फिर से 2029 में। चलिए ठीक है, जरूर हम ही लाएंगे। 3 प्रश्न है आपसे। एक तो ओबीसी के मुद्दे पर ये गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस के तो उतने सांसद नहीं है जितने हमारे ओबीसी सांसद हैं, 29%, 85 जो नंबर वो गिना रही है। दूसरा, आप जब 2010 में लाए थे तो आपने भी ओबीसी नहीं शामिल किया था, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनावी प्रबंधन में रिजर्वेशन है ही नहीं ओबीसी के लिए। और अगर महिलाओं के आरक्षण में से आप ओबीसी की मांग करती हैं तो बाकी 66 में भी कीजिए, फिर उधर भी कीजिए। जब बात महिलाओं के आरक्षण की आती है, क्यों उसमें जात ढूंढी जा रही है? और दूसरा प्रश्न ये है कि अब इन्होंने तो कह दिया है कि जब तक परिसीमन और सेंसस नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो आपके पास क्या विकल्प है? कैसे आप बता सकती है कि मुमकिन है अभी लागू करना? मैं इनके कुछ सवालों का और आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस ऑडियंस में आज सिर्फ लड़कियां हैं और ये पूरा आधी आबादी का पूरा हक होना चाहिए, तो एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाइए। कुछ एक पंक्तियां जो मैंने शायद आपके लिए, अपने लिए, हम सबके लिए लिखी है, वो मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐतिहासिक क्षण है। विमेंस रिजर्वेशन का टाइम आज से 50 साल पहले था। चलिए जब आया, कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर असलियत बतानी शुरू करूंगी, क्योंकि असलियत जाननी भी जरूरी है। मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं, मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं, मैं आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ही साहस हूं। ये देश की लड़कियों का, देश की स्त्रियों का, देश की महिलाओं का, चाहे वो गांव में खेती कर रही महिला हो, चाहे आप जैसी प्रबुद्ध एडिटर एंकर हो, चाहे बॉम्बे में वॉल स्ट्रीट पर एक सीईओ हो, महिलाओं की लड़ाई हर जगह लंबी रही है और कोई भी पुरुष महिला को उसका हक देने में कतराता है। ये असलियत है और मुझे लगता है इस असलियत को हम सारे लोग, किसी भी पार्टी से हो, इसको स्वीकार करेंगे। और इसी के चलते कुछ चीजें मैं ऐतिहासिक बताना चाहती हूं जिससे लोगों को भी पता रहे। इसी के चलते आज की तारीख में पंचायती राज में एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन है। हमारी जिला पंचायत में, हमारे ब्लॉक्स में, हमारे ग्राम प्रधान में, लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में एटलीस्ट 1/3, कुछ स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है। उसके चलते एटलीस्ट 15 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं आज। और किसी को भी अगर ये लगता है कि महिलाएं सत्ता नहीं चला सकती, सरकार नहीं चला सकती, वो उसका परिणाम है, वो चुनी हुई महिलाएं हैं। और 1989 में जब राजीव गांधी जी लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का प्रस्ताव लेकर आए, वो लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। उन 7 वोटों में 4 नाम आपको बताती हूं, आप चौंक जाएंगी। एक नाम था श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का, एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक नाम था जसवंत सिंह जी का, एक नाम था राम जेठमलानी जी का। इन लोगों ने विरोध किया महिला आरक्षण का। तो आज अगर इनका मत बदला है, अच्छी बात है। इनका मत 2010 में भी बदला था, अच्छी बात है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं इसलिए पूछना चाहती हूं और खुद भी मेरे मन में यह है, 2029 आप कह रहे हैं और ये गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, तो इसमें कोई संशय भी नहीं कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे। आप ही की महिला बाल विकास मंत्री ने, आप ही के सांसद ने जब डिबेट खोला, उन्होंने कहा ये आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83(1) से रिलेटेड है। आर्टिकल 82 कहता है कि परिसीमन 2026 का उसके बाद वाले सेंसस पर होगा, उसका बाद वाला सेंसस 2031 है। मतलब होते होते ये 34 बन जाएगा, तो एक्चुअल वेट 39 तक का है। अगर आपके लोगों की जो हाउस में बात कही गई वो सुनी जाए, नहीं तो 2029 तक तो वेट है ही। तो मेरा एक ही सवाल है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 2014 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था। आपसे लगातार लोग कह रहे थे महिला आरक्षण कीजिए।
2023 सितंबर तक क्यों इंतजार किया? आप अगर किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो बॉल आगे भविष्य में नहीं फेंक देते। 2039 होगा कि 2029 होगा ये किसी को नहीं पता है। और एक चीज जो आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा, ओबीसी पर मैं बिल्कुल बोलूंगी। आज राहुल गांधी जी ने सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे सवाल पूछा गया आपके बिल में भी नहीं था। और ये हिम्मत चाहिए, दम चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ हमसे गलती हुई, उस गलती का सुधार करेंगे और दुगना भरपाई करेंगे। लेकिन ये कैसे फेयर कैसे है? ये कैसे फेयर? क्यों बाकी के 66.6% में तो कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है? इस देश के संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया में वहां पर तो अभी भी SC ST के लिए ही सिर्फ रिजर्व सीट्स है। ये तो चुनावी प्रावधान ही नहीं है देश के संविधान के तहत। अब मैं बताती हूँ फिर बाकी 66.6 में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए। आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ करी है ना। अगर आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ पर एक फ्रेश कर रहे हैं तो आप देश की असलियत को तो बयां कीजिएगा। देश के लोग बार बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना करिए, 2011 में हुई थी उसी को सार्वजनिक कर दीजिए, नई जनगणना करिए। जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दो चीजों से मोदी जी भाग रहे हैं। एक, इसका क्रियान्वयन कब होगा, और दूसरा, जातीय जनगणना से आप क्यों भाग रहे हैं? जिसकी जितनी आबादी है, लोगों का कहना है 50% ओबीसी है इस देश में, उनको क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? धीरेन्द्र जी, जातीय जनगणना से क्या भाग रही है सरकार? कहाँ हम लोग भाग रहे हैं अंजना जी? जातीय जनगणना जब होगा निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे उसको। लेकिन अभी सेंसस शुरू कब होगा? 21 में। इस पर तो गृह मंत्री जी फ्लोर पे बोल चुके हैं। इसी बात को ये लोग पकड़ के देखिए, ये कोटे के नाम पर कांटा लगा रहे हैं, इनको चुभ रहा है। 27 वर्षों के बाद इनके खड़गे साहब ने क्या बोला था? कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। लेकिन इन्होंने किया क्या? आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, काहे हो अधीर है माता, समय पड़ा है बरसों। तो 27 साल तक कांटा लगा के और अब आपको चुभ रहा है। और राहुल गांधी जी क्या क्या बोलते हैं हम तो समझ में नहीं आता। कल वो अगर आप संसदीय रहिएगा तो मैं भी संसदीय रहूंगी, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ, मुझे थोड़ा मौका दे मेरा मुंह मत खुलवा दीजिएगा। अगर संसदीय बहस कल वो करिएगा तो कूली के भेष में नजर आए थे, कल वो कूली के भेष में नजर आए थे। और वो जो सूटकेस ट्रॉली माथे पे लिए हुए थे राहुल गांधी जी प्लेटफॉर्म पे, उसमें 4 चक्के लगे हुए थे। और 4 चक्के अडानी अंबानी के डीलर बने थोड़ी और 4 चक्के वाले ट्रॉली को वो सर पे उठाए हुए, वो कोई बुद्धिमानी आदमी है? बारे में बात करना 2 लाइन, 1 सेकंड, 2 लाइन आप महिलाओं के बारे में बात कीजिएगा। नहीं, सूटकेस में पहुंच गया। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आज ये बड़ा दिन है अंजना जी, और मैं सभी यहाँ पे बैठी बच्चियों को भी बधाई देता हूँ, देश की माताओं को बधाई देता हूँ। और ये हम लोगों का एक मौका गर्व का आया था कि हम अपने दूध का कर्ज अदा करने का मौका था, और सब लोगों ने किया है। कर्ज वर्ज कुछ नहीं है, बराबरी चाहिए, कोई कर्ज वर्ज नहीं अदा कर रहे हैं। हर घड़ी हड़बड़ी में है सब, क्योंकि सबको श्रेय लेना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 2010 में इसीलिए तो फ्लॉप हुआ ना ये बिल, लोकसभा में नहीं आगे उसको किया गया लिस्टिंग के बाद, क्योंकि समाजवादी और आरजेडी के साथ सरकार बचानी थी, इसीलिए उनके सामने समर्पण करना पड़ा। समाजवादी वाले इसी बिल को फाड़ चुके थे, यही वजह है ना। तो कौन फिर इसमें साफ होता है, आप बताइए। ये बताने से पहले मैं, चूंकि आज एक स्पेशल दिन है और महिला रिजर्वेशन बिल आया है, तो इतनी सारी हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। तो मैं एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। तो ये है कि आप अपने आप को जो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहती हैं आप काम कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि फिर आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं और आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा के बाद जो कुछ भी मिला है, हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2024 में ही ये लागू होता, क्योंकि मैं झारखंड की विमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ और साथ में अपनी पार्टी जेएमएम की भी विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट। तो मेरे साथ पहाड़, जंगल, दुर्गम इलाकों की भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं बहुत बड़ी मात्रा में। उनके फोन आने शुरू हो गए जैसे ही यहाँ लोकसभा में माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि ये रिजर्वेशन बिल आने वाला है महिला, तो सबके फोन आने शुरू हो गए कि मैम हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं ये वो। लेकिन शाम तक जब पूरा न्यूज आया कि नहीं अभी नहीं 2029 में होगा या उसके बाद होगा, तो सब जगह मायूसी छा गई। उनका कहना इतना लंबा इंतजार। तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जनगणना करके, या कैसे क्या हो सकता है, इसको पहले भी किया जा सकता था क्योंकि 2014 से मौका था इसको करने का, अभी इतना लेट हो चुका है, ऑलरेडी 2024 आ गया है।
तो अब कितना इंतजार महिलाएं करेंगी। इसके लिए आपने सही कहा कि कुछ ऐसा होता कि हम लोग उसको अवेल कर पाती और महिला उसका लाभ उठा पाती। और दूसरी बात, अभी क्या सवाल आपने किया था? मैंने सवाल किया था कि समर्पण कर दिया था ना कांग्रेस ने 2010 में समाजवादी आरजेडी के सामने, क्योंकि जातिवाद की पॉलिटिक्स की वजह से ओबीसी वाली मांग पर उन सबों ने कह दिया कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर आप ये बिल लेकर आए। समर्पण कर दिया, बिल को आगे ले ही नहीं गए। लेकिन आज देखिए महिलाओं ने अपने वोट के जरिए 66.6% से ज्यादा वोटर 2019 में रही है, उनकी जीत है। ये श्रेय लेने का जो होड़ है ना, ये बहुत शर्मनाक है। देखिए ऐसा है कि ये 2014 से अभी तक 9 साल हो गए हैं, लगभग 9 साल में ये आ सकता था ना। मान लीजिए किसी ने गलती की, हम मानते हैं कि हो सकता है उस समय करना चाहिए था, डिले हुआ, लेकिन उसके बाद 14 से 9 साल तक के बीच में क्यों नहीं हुआ? और अभी जो स्पेशल सेशन अचानक बुलाया गया, तो हम लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कोई बड़ा काम होगा। ये बड़ा काम है, लेकिन मान लीजिए विंटर सेशन में भी तो इसकी घोषणा हो सकती थी। ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि स्पेशल सेशन बुलाकर गणेश चतुर्थी और तमाम पर्व त्योहार थे, लोग उसमें बिजी थे, सब छोड़ के यहाँ आए कि कुछ नया होगा। नया हुआ, लेकिन वो तो 2029 के लिए। अगर 3 महीने बाद इसकी घोषणा होती तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? ये क्या 2024 के चुनावों के लिए एक एनालिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है? और मतलब ये तो उसी बराबर है कि खाने की थाली रख दी है सामने में, बहुत अच्छे व्यंजन है, लेकिन अभी नहीं खा पाओगे, अभी वेट करो, अभी पहले सेंसस करेंगे जी, फिर परिसीमन करेंगे, फिर बताएंगे कहां कहां से आपको भोजन मिलेगा। अंजना जी, एक ऐसा बिल जो कि 27 वर्षों से गुप्तवास में था और अचानक से, और मैं कहूंगी कि बहुत ही आधुनिक, भारत के आधुनिक इतिहास में 21 सितंबर का दिन जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत के जो नया संसद भवन है उसकी भव्यता, उसकी प्रासंगिकता में एक 4 चांद लग गए, क्योंकि जो पहला बिल वहां से पारित हुआ वो महिला आरक्षण का बिल था। और इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके लिए 2 पंक्तियां मैं भी यहाँ जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि दिन ही इतना खास है। जिंदगी की अब एक और उड़ान बाकी है, हाँ अभी कुछ इम्तिहान और बाकी है, मापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो देश की जो आधी जनसंख्या है उसमें आज एक जो जिस प्रकार का हर्ष और उल्लास है वो हमें आज इस आपके स्टूडियो में भी दिखाई दे रहा है और पूरे देश भर में है। लेकिन आज महुआ जी ने जो बात कही, अगर मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं हो सकता था कि नए संसद भवन का एक जो स्पेशल सत्र बुलाया गया और उसमें इस बिल को पास किया गया। तो इतना ये खास एक क्षण है। और हम आज तक वो जो दरवाजा था वो दरवाजा बंद था और वो दरवाजा लेकिन आज खुल गया है और आने वाले समय में उस दरवाजे, खुले दरवाजे को पार कर कर महिला आरक्षण बिल आएगा, क्योंकि द बॉल हैज सेट रोलिंग, इट कैन नॉट बी रिवर्स, वापस नहीं जाएगा, गाड़ी निकल चुकी है, ये बात तय है। और इसका जो श्रेय है उसे आज की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का ही इतिहास में नाम लिखा जाएगा, इसको भी हम झुठला नहीं सकते। लेकिन इस बात का में भी एक आनंद आ रहा था देखने के लिए कि जिस प्रकार से जितने विपक्षी दल हैं उनने भी इसका समर्थन करना पड़ा। और अंजना जी, मैं मानती हूं इसका एक बहुत बड़ा कारण जो कि आपने अभी कहा कि जिस प्रकार से आज 21वीं शताब्दी में जो महिला वोटर है, आज वो जिस प्रकार सामने आ रही है, वो आज एक अपने आप में एक वोटर सेगमेंट के रूप में खड़ी है और उसको नाराज करना आज किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई हितकारी साबित नहीं होने वाला। हम स्कूल्स में बच्चों को बताते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, जेंडर एंड सेक्स, पर इन्हें नहीं पता होता कि आगे जाके वही कास्ट के लिए इनको लड़ना है। आज जो बिल पास हुआ है और ये बिल जो भी आपकी इलेक्शंस आने के बेसिस पे हुआ, ये पहले भी तो हो सकती थी। जब कास्ट की बेसिस पे सब कुछ काम हो रही है तो फिर ये कास्ट का पढ़ाने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट के बेसिस पे, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर्स, पर वो तो आप खुद वहां पे कर रहे हो कि कास्ट ST/SC को मिलेगा रिजर्वेशन, OBC को नहीं मिलेगा, जनरल को नहीं मिलेगा। बोलना चाहूंगी इस पर, ठीक है, दोनों बताना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर किसी तरह का विरोध हो या लोग एक दूसरे से अलग रहे। लेकिन क्या है ना, अभी भी इन क्लासेस जो ST/SC OBC की बहुत सारी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और उनका अगड़ी जातियों की महिलाएं नहीं है पिछड़ी हुई है, अगड़ी भी है, लेकिन मैं ज्यादातर यही तो मेरा पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट देश की संसद में, मैडम बात सवाल तो सुनिए, एक मिनट एक सेकंड सुनिए। शिक्षा में इस संसद में आज तक
ओबीसी के रिजर्वेशन की बात हुई ही नहीं। जब महिला आरक्षण की बात आती है तब आप ओबीसी आरक्षण की बात ले आते हैं। क्यों? हमारा कहना है कि जब तक कि सब लोग बराबरी में ना आ जाए, जो आर्थिक रूप से या तो करिए ना 543 की सारी सीटों पर कर डालिए। पिछड़े हैं सिर्फ महिला आरक्षण में क्यों ओबीसी कोटे की मांग? उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता मेरे सवाल का जवाब है आपके पास। मैम, आप एक सांसद हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग बराबरी में आ जाए, उसके बाद आरक्षण खत्म। संविधान निर्माताओं ने भी जब चर्चा की, उन्होंने एससी और एसटी के लिए ही सीट्स रिजर्व की, ओबीसी के लिए नहीं किया। आप कह रही हैं महिला कोटा आने पे कि इसमें एससी एसटी के अलावा ओबीसी भी करो। महिलाएं बहुत तो 543 में अभी भी पर्दे में रहती हैं, अभी भी पर्दे में रहती हैं और उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। पुरुष नहीं पिछड़े हुए चाहते हैं कि वो ऊपर आ जाए और बराबरी में आए और आरक्षण खत्म हो जाए, ये भी हम लोग चाहते हैं। एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ना, एक मिनट। देखिए गीता जी, आप जो कहिएगा वो आरएसएस के लेंस से कहिएगा। पहले आरएसएस में महिलाओं को भागीदारी दिलाइए। मैं उस बच्ची की बात का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल, पहले भागीदारी तो दीजिए, मेंबरशिप तो दीजिए, विरोधी या समर्थन तो छोड़ दीजिए। इस बच्ची ने एक बात कही, बिल्कुल सही बात कही, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड न जेंडर पर, न कास्ट पर, न रिलीजन पर, न रीजन पर, न लैंग्वेज पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं नकार सकते हैं, और वो हमारे समाज की जिसको कहते हैं वो दुर्दशा है हमारे समाज की, वो दुर्दशा है हमारे समाज की कि अगर आप 9 में से 10 रेप पढ़ते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कहां होते हैं, चाहे वो भाजपा शासित जगहों पे हो, चाहे वो कांग्रेस शासित जगहों पे हो, ज्यादातर रेप दलित और ओबीसी महिलाओं के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाज में कुछ वर्गों को वंचित और शोषित रखा गया है। अगर हाथरस की बेटी दलित नहीं होती तो किसी की हैसियत नहीं थी कि उसको 2:30 बजे रात को बिना उसके माँ बाप को फूंक देता। उसका दलित होना उसके लिए अभिशाप था। तो ये बिल्कुल ये एक एंटाइटल्ड डिबेट है कि कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी के लिए, एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, क्योंकि जमीनी हकीकत बहुत अंतर है। जैसे कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आज भी दबी जबान में जितने लोगों ने स्वागत किया है, आधे पुरुष वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं हमारा करियर खत्म करने का आपने काम कर दिया। हम सब लोग यहाँ पर खड़े, बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप इतना उत्तेजित चलिए पूरा कीजिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने एक एनालॉजी दी थी अंजना जी कि खाने की थाली लगी है लेकिन इंतजार करो। खाने की थाली नहीं, हाथ में कौर देकर मुंह कर आते आते कह दिया गया अभी इंतजार करो, कौर थाली में वापस रख दो। 29 या 39 तक पता बना कैसे है? अभी तो ये रेसिपी पूछ रही हैं। ये एक तो महिला, ये जो आप सेक्सिस्ट बातें कर रहे हैं ना, मैं रेसिपी नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो और बात कर रही हूँ। रेसिपी आप पूछा करेंगे, क्या बेवकूफी की बात है? तो बोल रही है क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं रेसिपी पूछ रही हूँ। ये क्या तरीका, ये कौन सा लॉजिक है? आपको इस डिबेट में होना नहीं चाहिए था पहले, तो आप इस डिबेट में क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब देना चाह रही, एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट रिमार्क की मैं रेसिपी पूछ रही हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ। मैं इस देश को भी चला सकती हूँ, अपनी पार्टी की बात भी कर सकती हूँ, नौकरी भी कर सकती हूँ। आप रेसिपी पूछिए ना, आप पुरुष आप रेसिपी नहीं पूछ सकते। आप बिल जब पास हो गया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें ओबीसी कार्ड की नहीं है? आप ओबीसी कार्ड को खराब कर रही है। बिल जब पास हो गया फिर आप ओबीसी का कैसे पूछ सकते हैं? महिलाओं को आरक्षण चाहिए, पुरुष खड़े होकर महिला को देखे लगा है, बच्चों की बच्चों को देखो, बच्चों की देख रहे हैं। आपने अपना असली चेहरा सब बच्चों को दिखा दिया, आप चुप रहिए कि आप क्या कर रही हैं? चुप रहिए, सबको पता है। संसद में जो बातें होनी थी हो गई, अब यहाँ पर झगड़ा न करें। देखिए, 2 बातें मैं रखना चाहूंगी। एक, हमारी बच्ची ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अभी जाति धर्म वर्ण के आधार पर विभेद क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहूंगी कि 75 साल हुए हैं हमारी आजादी के। आपने सही कहा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल पक्षपात का अवलंबन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा देश बदल रहा है, इस बात को आप समझें और इसकी उपलब्धि करें। पर्सनल सवाल है, अगर आपका मन करे तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, बिल्कुल, ओडिशा से हैं जी, और वहां से आपने देश की संसद तक का सफर तय किया है। बिल्कुल। क्या आपको इस तरह का कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा? अगर कुछ ऐसा निजी आप शेयर करना चाहें। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अंजना जी, और अगर अलग सेशन होता तो और भी अच्छा होता। मैं सारी लड़कियों को बताना चाहूंगी, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से आती हूँ, 24 वर्ष तक मैं उड़ीसा काडर में थी, लेकिन जब मैं आईएएस थी और उसके पहले भी बहुत सारी बाधाओं को मैंने देखा है, और उन बाधाओं के बावजूद इच्छा शक्ति के बल पर और एक सकारात्मक परिवेश जो मेरे लिए तैयार किया गया, जो अनुकूल वातावरण तैयार किया गया, मेरे शिक्षक, मेरे माँ बाप या फिर अन्य, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने लोकसभा की सांसद के तौर पर खड़ी हूं।
तो मुझे आप सबसे बस भेदभाव का सामना करना पड़ा क्या? मैं मांझी जी से भी यही सवाल पूछूंगी। 2 लाइन कह दूं अंजना जी, अगर ऐसा भेदभाव वाला इंसिडेंट आपका रहा हो जो आपने अपने सफर में देखा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। मैं उड़ीसा राज्य के हिंदोल सब डिवीजन में सब कलेक्टर थी। मैंने अपनी प्रशासनिक यात्रा की शुरुआत वहां से की। सबसे पहली बात, सबसे छोटा सब डिवीजन मुझे दिया गया था और मेरे साथ जो पुरुष मेरे सहकर्मी थे उन्हें बड़े बड़े सब डिवीजन दिए गए थे। और मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बैचमेट हैं, वो दूसरे वाले सब डिवीजन में सब कलेक्टर थे। बड़े सब डिवीजन में उन्हें बड़ा दिया गया। एक बार मेरे सब डिवीजन में आग लगी और उस समय सब कलेक्टर का काम होता है कि वो आग से जो अचानक आग लगी उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करें। मैंने 3 दिन रात काम किया और उसके बाद जो देना था, जो रिलीफ बांटने थे और लोगों के साथ खड़ा होने तक किया। उसके बाद जब जो जिला मैजिस्ट्रेट थे वो मेल थे, उन्होंने रिव्यू लिया कि हिंदौल सब डिवीजन में जो आगजनी की घटना हुई उसमें सब कलेक्टर ने क्या किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे अंजना जी, बड़ा दुख हुआ था उस दिन, जिस दिन उस जिला मैजिस्ट्रेट ने सारे अन्य मेल सब कलेक्टर्स को बुलाया और उनकी उपस्थिति में मेरा रिव्यू किया गया और कहा गया कि ठीक है, काम तो सही हुआ, लेकिन तुम तीनों, बाकी 3 सब कलेक्टर्स थे, तुम तीनों जाके देखो कि सच में जो अपराजिता सारंगी बता रही हैं वैसा काम हुआ है क्या, लोग संतुष्ट हैं क्या। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम के बल पर, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक जाऊंगी और निश्चित तौर पर लोगों की सेवा करूंगी और आगे आऊंगी। और मैं आपके सवाल का, भेदभाव वाले सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि उस बच्ची ने जो सवाल किया था कि क्यों जाति धर्म के आधार पे क्यों रिजर्वेशन, मैं कहना चाहूंगी कि आप देखिए आज हम 21वीं सदी में हैं। अभी हमारे भारत के राज्यसभा में 10% सिर्फ महिलाएं हैं और लोकसभा में 14%। और जब आरंभ हुआ था, संविधान जब बनी थी उसके बाद, उस समय 5 to 6% थे। ठीक है, जबकि हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमसे बहुत छोटे राष्ट्र है लेकिन हमसे उनकी संख्या ज्यादा है। रवांडा में 65% है महिलाएं। तो ये एक सवाल बात होगी। और दूसरी कि आप अगर विधानसभाओं में देखें तो विधानसभा में अभी भी जैसे गुजरात हुआ और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पर 10 से कम प्रतिशत है, 10% से भी कम विधानसभाओं में है। हमारे स्टेट झारखंड में 12.35% है। हाँ, वेस्ट बंगाल में 13 पॉइंट कुछ है, वही मैक्सिमम है। उससे नीचे सब 10 से नीचे ही है विधानसभा में। मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टेट में, झारखंड में, जब से पहले क्या होता था कि महिलाओं को, खास तौर पर ट्राइबल महिलाओं को सिर्फ रैली, धरना, प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाता था कि वो आगे आगे चलेंगी, कुछ दिखाएंगी, उसको फोटो बना के पुरुष जो है वो अपना पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वहां पर 50% रिजर्वेशन किया है, तो वहां पर फील्ड में, मतलब पंचायत चुनाव में मुखिया और जिला परिषद में वो बड़ी मात्रा में चुनकर आ रही हैं। और जो महिलाएं पहले घर में रहती थी, चूंकि रिजर्वेशन है, उनके पति, उनके बेटे, उनके सारे लोग मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रही है और अब उनकी हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है उनको आगे लाने के लिए। माइक में पूछिए। जब नोटबंदी और 370 जैसे बिल रातों रात पास हो सकते हैं तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं? इसके लिए जनगणना का इंतजार क्यों? जब संविधान में समाधान दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आपके सामने एक थाली है, थाली में ढेर सारे पकवान हैं। कल्पना कीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोचकर। और अगर पकवान ढंग से बनेंगे नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन पकवान को ढंग से बनाना है, ठीक रेसिपी और ठीक मसाले, ठीक तेल देना है। तो इस वजह से बदहजमी न हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई जाकर PIL न करे, ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कोई ग्लिचर्स न हो, इसलिए हमें जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना है। नोटबंदी ने बदहजमी कर दी थी, मैं इस बात का स्वागत करती हूँ, मान रही है। नहीं, आपने नोटबंदी से, मैंने ये कहा ही नहीं। आपने कहा बदहजमी हो जाएगी अगर खाली नोट की बात ही नहीं, उस बच्ची ने 2 सवाल पूछे आपसे।
मैंने कहा ही नहीं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं, अगर आपका पक्ष इतना मजबूत होता तो आपको मेरे बीच में नहीं बोलना पड़ता। कुछ अगर गलत बोलेंगे तो मैं जरूर आपको 370 नोटबंदी, मैंने तो कहा ही नहीं, लाखों लोगों को चला देना सड़कों पर, वो तो एक एक मिनट पे हो जाता है। वन नेशन वन टैक्स की बात फरमान जारी हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बोला जाएगा अभी इंतजार करो। दिखा दी गई है वो सीमा, लेकिन अभी इंतजार करो। आप कितनी भी लक्ष्यदार बातें बोल लीजिए, इस देश की महिलाओं को एटलीस्ट 2029 तक, इफ नॉट 39 तक इंतजार आप करवा रहे हैं। 2-3 सवाल अब एक साथ लेंगे। मेरा क्वेश्चन सुप्रिया जी से है, जैसे कि आपने बोला कि हम सोसाइटी में कुछ चीजें इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग मतलब स्पेशली पॉलिटिक्स खुद इस चीज को टैबू बना रहे कि तुम थोप रहे हो बार बार कि दलित, ओबीसी, क्यों इक्वालिटी देनी है तो इस चीज को बार बार रिवाइंड ही मत करो, हर चीज में कोटा, ये चीज गलत है। और आप मतलब हाईलाइट कर रहे हैं दलित, क्या जरूरत है बार बार हाईलाइट करने की? हम उनको याद दिला रहे कि हाँ तुम हो, और पॉलिटिक्स इस चीज का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, एक साथ जवाब लें। एब्सोल्युटली नॉट, एंड आई विल टेल यू व्हाई। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर आप छोटे शहरों में जाइए, अगर आप उन राज्यों में जाइए जहां पर जाति आपकी पहचान, आप कुर्सी पर किसी के सामने बैठेंगे या खड़े रहेंगे ये निर्धारित करता है, तो आप ऐसी बात नहीं कहते। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर ने स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में ये बात बोली कि हम दे रहे हैं। हाँ। ऐसी क्यों हमें ये क्यों फील कराया जा रहा है कि आप हमें दे रहे हैं? ये तो जो हमारा राइट है ना, जो हमें मिल रहा है। एनडीए की सरकार, ये अभी तक देखिए कहने का मतलब ये था कि मोदी जी की सरकार बात है, पर हमें ऐसा क्यों फील कराया जा रहा है कि हम पे दया करके हमें मिल रहा है? दया नहीं बोला गया, इसीलिए तो स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, आप लोगों को स्पेशली हमारी सरकार ने किया है। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, आप सब लोग की पार्टी कहीं ना कहीं रूल कर रही है और वहाँ पे गांव में वहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है लेडीज को, पर आप सबको पता होगा कि उनके हस्बैंड्स उनके बेसिस पे काम करते हैं, सिर्फ उनके साइन चलते हैं। तो आप सब लोग ये कैसे मेक श्योर करोगे कि रिजर्वेशन मिला तो है पर वो खुद ही काम कर रही है? सब बहुत अच्छी बात है। एक साथ बहुत अच्छी बात, जल्दी से। मैम ये एक अलग ही मुद्दा है कि अभी भी जब इतने टाइम बाद होगा तब भी 50% क्यों नहीं, सिर्फ 33% क्यों? गुड पॉइंट। इक्वालिटी की बात हो रही है तो 50% मेन एंड 50% वुमेन क्यों नहीं? अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है, मेरा सबसे मेन क्वेश्चन शायद मेरी सारी जनरल कैटेगरी से है कि रिजर्वेशन होता है तो SC ST कोई क्यों फीमेल को बराबर दर्जा तो जनरल SC ST क्यों कर रहे हो? विमेन तो विमेन ही होती है, मतलब सब चीजों में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबसे मेरा मेन क्वेश्चन है, जनरल वालों को भी हक है भाई, जनरल भी इंडिया में रहे तो उन्हें भी रिजर्वेशन दीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि CUET का एग्जाम भर रहा है, जनरल को मेरे से ज्यादा फीस भरनी पड़ रही है, SC ST को नॉर्मल भरनी पड़ रही है। जनरल कैटेगरी भी वही मिडिल क्लास फैमिली है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे भी हक है रिजर्वेशन का, बट अभी तक मुझे कोई रिजर्वेशन कहीं नहीं दिखा। तो मैं यही बोलूंगी इस क्वेश्चन पे प्रकाश डाले। हाँ, जात मत ढूंढिए इसमें, मैं बताऊंगी। मेरा सवाल आप सबसे है, जो 2008 बिल हुआ था एंड जब 2023 बिल आया है, उन दोनों बिल्स में क्या चेंजेस आए हैं ऐसे? ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। मेरा यही सवाल है कि क्या सबूत है कि महिला आरक्षण बिल आ जाएगा तो पुरुषों का महिलाओं पे शासन खत्म हो जाएगा? पहले भी ग्राम पंचायत में चुनाव होते थे और लड़कियां चुनी जाती थी, लेकिन उनकी जगह मीटिंग्स में उनके पति जाते थे। सबके मन में यही प्रश्न है कि लागू कब से होगा? अब ये तो थोड़ा सा मतलब वो हो गया ना, वही वाला बात कि आपने आगे के लिए पुश कर दिया है। देखिए अंजना जी, उसके पहले भी एक प्रश्न था कि ये 27 सालों में क्यों नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार ने इसे करा दिया, क्यों, कैसे हुआ, क्यों देरी हुई? लूज बॉल आपने पकड़ लिया। नहीं, 9 साल में तो आप भी नहीं कर पाए ना। बताना चाहूंगी कि राजनैतिक इच्छा शक्ति और सबको साथ लेने की काबिलियत, इन दोनों खूबियों की जरूरत है, और उस सरकार में जिसमें ये दोनों खूबियां रहती हैं वही सरकार इसे करा पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। हमारा सिर्फ हमारी नीयत नहीं है, हमारी नीति नहीं है, हमारी शक्ति भी है। हम मजबूत सरकार है, हम स्थायी सरकार है, और इसी वजह से वी वर एबल टू बिल्ड द कंसेंसस। सो सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं, एबिलिटी टू बिल्ड द कंसेंसस भी होना चाहिए, जो इसके पहले नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करके दिखा दिया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, 2029 निश्चित तौर पर, जैसा कि कहा गया, हमारे नेताओं ने भी कहा, हम करेंगे, और 2024 का जो निर्वाचन होगा उसके पश्चात सेंसस किया जाएगा और डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा डिलिमिटेशन किया जाएगा, बिल्कुल एरर फ्री। 29 का कमिटमेंट कर रहे हैं वो सुप्रिया जी। बिल्कुल
ये उन महिलाओं की फोटो है जो कल मोदी जी के साथ खींची गई महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद। अच्छा गर्व का पल था। मैं भी हूँ उसमें। आप भी हैं, आपको मुबारक हो। मैं बस एक आशा करती हूँ, बहुत मुबारक हो आप इसमें हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। एक शिकायत है, जब इन लड़कियों को सड़कों पर घसीट घसीट के पीटा जा रहा था, अब देखिए जब अंकिता भंडारी के साथ रेप हो रहा था, जब मणिपुर में लोगों को दौड़ाया जा रहा था, तब भी काश आपने बोला होता। ये तो नकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब इतना अच्छा माहौल है देश में, देखिए इनकी सोच कैसी है। यत भावो तत भवति, हम समाधान कर रहे हैं, अनुकूल हवा पर मौका की सृष्टि कर रहे हैं, सकारात्मक परिवेश की सृष्टि कर रहे हैं। हाँ। इसलिए आज देखिए इतने तादाद में हमारी सारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं और हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। यही सकारात्मक सोच का फल है। मणिपुर पर आपने एक शब्द बोला, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये बात सही बोल रही हैं कि मणिपुर का इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और ना ही वहां गई। दूसरी बात कि नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन भी वहां नहीं गई, जबकि दूसरा प्रतिनिधिमंडल इंडिया टीम का गया। तो ये संवेदना उस समय आती तो हम सबको अच्छा लगता। प्रिया जी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल का फोटो लाना भूल गई थी, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से आइएगा तो लेके आइएगा। हमारे लिए सारी बहनें बराबर की हैं, तो बोलने ही नहीं देती है। आपकी पॉइंट होती है, नहीं आपका पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है, उनका भी उतना इम्पोर्टेंट है। प्लीज दिखाइए, बट लेट हिम स्पीक प्लीज। बाकी फोटो को आप लेके आना चाहिए था ना, बाकी जगह फोटो की बुराई नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उस पर बोलिए। भाई जहाँ भी कहीं हो रहा है वो गलत है, चाहे मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, बंगाल में हो, लेकिन बंगाल में ना तो एक ट्वीट आता है ना कोई फोटो आता है। फोटो लाना भूल जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले बार से इसको भी लेके आइएगा। वो भूल जाती है मैडम, उसको मत भूला करिए ना। वो फोटो लाती तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है ना। उस दिन आप महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मत होइए, उल्टी बातें मत करिए। देखिए ये बिल ऐतिहासिक पास हुआ है, आज ये बहुत बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री और एनडीए को क्रेडिट जाता है और आप ही लोगों के सहयोग से इनका डेबिट हो रहा है वोट रोज ब रोज, और अभी तक 2029 तक आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको अपनी आगामी हार दिखी तो आप बिल लाए, नहीं तो आप बिल भी ना लाते। असलियत ये है। देखिए जो भी जितने भी आज प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, देखिए सारे राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं, वो एक प्रयास शुरू कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो चाहे तो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में कितनी महिलाओं को, वो अपनी जो समितियां बनाते हैं, अपनी जो कमिटीज बनाते हैं, उनमें कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं। राजनीतिक दल ये प्रयास स्वयं शुरू कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि जितनी महिला वोटर है उनको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल है जो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को स्थान देता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्थान देता है और टिकट भी देता है। बीजेपी ने कितनी महिलाओं को, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ। टीएमसी ने दिया 12.9%, कांग्रेस ने 12.6%, बीजेपी ने। आंतरिक व्यवस्था में 33% की बात हो रही है, महिलाओं को टिकट तो दीजिए। कितनी राजनीतिक पार्टियां टिकट ही नहीं देती। बिल्कुल, उसके अपनी आंतरिक व्यवस्था में भी तो जगह दीजिए, उसमें कौन कितनी पार्टियां। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी जय है, ये तुम्हारी ही जीत है, क्योंकि जितनी महिला वोटर्स हैं उन्होंने देश में साबित किया है, अपने वोट के दम पर एक ऐसी क्रांति छेड़ी है कि आज ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मत होकर, सोचिए महिला आरक्षण बिल पर AIMIM को छोड़ दीजिए, ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील को, सब एक मत होकर इसके पक्ष में वोट कर रही हैं। अपनी ताकत को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और अपनी जय कराते रहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।